हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो के अंदर अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो कि थर्ड यूनिट है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट वीडियो इसका आ चुका है, ये सेकंड वीडियो है थर्ड यूनिट का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर जो फर्स्ट आर्टिकल ले रहा हूँ आज मैं, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगता है, इसके बारे में देखेंगे। ये फर्स्ट आर्टिकल है इस यूनिट का। जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर आपको जर्नल बताया था कि कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब बताया था। तो सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल बी से लिखते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्यू चार्ज पार्टिकल, ये क्यू वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा है। Let a q charge particle is moving with velocity v in uniform magnetic field B at an angle theta. Now, how much force will act on it? This we have to find out. First of all, resolve this velocity component into two rectangular components. One is v cos theta. Second is v sin theta. क्वेश्चन माइंड में आता है फोर्स लगेगा तो क्यों लगेगा। सपोज हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं ऐसे, अगर ये दो मैग्नेट्स हों तो क्या इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा? यस, या तो अट्रैक्शन का लगेगा या रिपल्शन का, डिपेंड करता है उनके पोल्स के ऊपर। नॉर्थ पोल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इंटरैक्ट कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर एक तो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल मूव करने का मतलब करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट, और करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए, एक जो ऑलरेडी था, दूसरा चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के कारण। तो उन दोनों में इंटरेक्शन होगा तो वहां फोर्स लगेगा। इसीलिए दैट्स व्हाई वी से सम फोर्स विल एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल q एंड दैट फोर्स will depend on which factors. Number one, दो मैग्नेट जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उतना ज्यादा फोर्स लगता है, इसलिए जितनी ज्यादा इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। सेकंड, चार्ज पार्टिकल Q, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा करंट बनेगा, और जितना ज्यादा करंट बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा उससे। थर्ड इज V sin थीटा। यहाँ भी cos थीटा क्यों ले लिया हमने, v sin थीटा लिया। जब क्यों चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आता है। अगर मेरे पास ये दो मैग्नेट्स हैं, दोनों को ऐसे रखूंगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और ऐसे परपेंडिकुलर रखूंगा तो मिनिमम, और जीरो फोर्स परपेंडिकुलर है। तो जो v cos थीटा था उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इसके, और जो v sin थीटा होगा इस वेलोसिटी कंपोनेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस b। सो फोर्स विल डिपेंड ऑन v sin थीटा। तीनों को कंपाइल करो, वी कैन राइट b q v sin थीटा। इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं, कोई कांस्टेंट आएगा sec a, देन b q v sin थीटा। हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं इस फोर्स के लिए कोई और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और यू सिंपली कैन से व्हेन k is equal to 1 then we can write f is equal to b q v sin theta. This force will act on charge particle q. Force is a vector quantity, so I can write it as also f in vector form, q into v cross b.
ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है। ये वेक्टर फॉर्म है इस फोर्स की। इट मींस जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो v एंड b दोनों के परपेंडिकुलर होगी। बाकी फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, वो आगे आएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके अंदर क्या होता है, stretch your first finger, second finger and thumb in such a way that these three are mutually perpendicular to each other. Now if first finger is in the direction of magnetic field, central finger or second finger is in the direction of current, then thumb will give you the direction of force. इस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कहता है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ये आर्टिकल तो छोटा सा, लेकिन इसके ऊपर 1 मार्क्स के कई क्वेश्चन बनते हैं और जनरली ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो +1 के अंदर भी आता है, +1 के वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वाले चैप्टर में। कहते हैं वी नो दैट F is equal to Q into V cross B. Name the pairs which must be perpendicular to each other. क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उनका रिजल्टेंट उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इट मींस हमें वो पेयर बताने थे जो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे F is always perpendicular to V and F is always perpendicular to B। क्वेश्चन मैंने ये बोला था आपको, नेम द पेयर्स which are always perpendicular to each other in this expression। तो उसका आंसर आया F is perpendicular to B, F is perpendicular to B। सेकंड क्वेश्चन, Q चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। Q charge is placed in uniform magnetic field B. How much force will act on it? ध्यान से क्वेश्चन को सुनो, मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर लिख के आते हैं। Q charge is placed in uniform magnetic field B. How much force will act on it? मैक्सिमम बच्चे ये आंसर लिख के आते हैं BQ भी साइन लिखा। इसका आंसर आएगा 0। क्यों? मैंने ये बोला है a Q charge is प्लेस्ड का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स भी कितना होगा 0। अगर फिजिकली सोचे ऐसा क्यों हुआ, तो अगर चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा तो वहां करंट भी नहीं होगा, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट, और करंट नहीं है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, फोर्स कैसे लगेगा? सो दैट्स द रीजन। थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में ये कहा गया था कि चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है इसलिए फोर्स 0 है। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूं, Q चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी V इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। Q चार्ज भी वेलोसिटी के साथ B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, येट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, फिर भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। इज इट पॉसिबल? इफ यस, हाउ? Yes, it is possible. If charge particle moves parallel or anti-parallel to B, then F is equal to 0। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या उसके एंटी पैरेलल, मींस या तो थीटा 0 हो या थीटा 180 हो, दोनों केस में साइन 0 0 गया तो फोर्स भी 0 गया। सो नो फोर्स विल एक्ट ऑन इट। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो फोर्स 0, पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो भी फोर्स 0। Then question arises, how should a charge particle move? एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे मूव करे?
दैट मैक्सिमम फोर्स एक्ट्स ऑन इट, उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगे। एफ का फार्मूला ये है, एफ बी क्यू बी साइन थीटा फॉर मैक्सिमम एफ थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा, और वो फोर्स कितना होगा, एफ मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू बी क्यू वी। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ध्यान रखना है, क्यू चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगता है, यस, कितना, क्यू ई। अगर क्यू चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगता है, यस, तो कितना, नो, फोर्स नहीं लगता। क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स नहीं लगेगा। रखने का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी 0। इसमें कोई प्रॉब्लम, इससे कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ इस आर्टिकल के अंदर एक नई टर्म आई जो अब तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। कौन सी टर्म है वो, बी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी की डिटेल निकालेंगे इस आर्टिकल की हेल्प से हम लोग। ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, और सीजीएस यूनिट होती है गॉस, टेस्ला एंड गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। याद रखेंगे ये भी है। 1 टेस्ला की डेफिनेशन, इसको डिफाइन करना हो तो यहां से बी का फार्मूला बनाते हैं। बी विल बी इक्वल टू एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा। इफ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, v is equal to 1 meter per second, theta is equal to 90 degree, and f is equal to 1 Newton, then v is equal to 1 Tesla। किसी रीजन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कब कहेंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, अगर उस रीजन के अंदर 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 एंगल बनाते हुए, और उसके ऊपर कितना फोर्स लगे, 1 न्यूटन का, तो कहेंगे हम वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 1 टेस्ला। इसको एक डेफिनेशन के अंदर एक लाइन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ ए चार्ज of 1 coulomb moves in that region with velocity 1 meter per second at an angle of 90 degree, and a force of 1 Newton acts on it. So this was all about B. B means magnetic field. अब नेक्स्ट आर्टिकल लेंगे हम लोग। इस उनकी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि एच.सी. ऑरिस्टेड साइंटिस्ट है जिसने ये बताया था कि करंट की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको निकालने के लिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए उसने कोई मेथड नहीं बताया। वो किसने बताया था, बायोट सैवर्ट ने। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं बायोट सैवर्ट लॉ। क्या होता है बायोट सैवर्ट लॉ? सपोज ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से आई करंट जा रहा है और यहाँ कोई पॉइंट है P वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो जो आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, कौन सा रूल था ये, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्यों यूज करते हैं इसको? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडक्टर में से करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, देखो अंदर की तरफ जा रही है मेरी उंगलियां राइट में। अगर आपको कंडक्टर बनाना हो तो कोई भी कंडक्टर हाथ में ले सकते हो। एक पेन ले लो एग्जांपल के लिए, ये कंडक्टर है मेरा, आप देखो पेन कंडक्टर हुआ तो पॉइंट P है जो पेन के राइट में है, राइट में उंगलियां कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ।
अंदर की तरफ, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, क्रॉस की हेल्प से, कि पी पॉइंट पर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। Biot-Savart law. Number 1, it is applicable only for very small elementary particle. जैसे Coulomb's law that was applicable for point charges. ऐसे Biot-Savart law is applicable only for very small current carrying elements. सीरीज में करंट सेम रहता है, हमने तो एक स्मॉल एलिमेंट माना था dl लेंथ का, करंट तो इसके अंदर से भी कितना जाएगा, I। इस dl एलिमेंट की p पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, r। So according to Biot-Savart law, small magnetic field to small current carrying element is directly proportional to number 1 I। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। नंबर 2 DL, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी एलिमेंट की उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये बात अलग है, ज़्यादा लेंथ हम ले ही नहीं सकते। थर्ड साइन थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आता है करंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। नंबर 4 आर स्क्वायर, 1/r²। कंडक्टर से जितना दूर जाओगे आप मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा, एंड दिस इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इन सबको कंपाइल करो, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा ओवर r²। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, dB इज इक्वल टू सम कांस्टेंट म्यू नॉट ओवर 4 पाई, बाकी सब ऐसे कैसे, I dl sin थीटा ओवर r²। ये क्या लिख दिया मैंने, म्यू नॉट। म्यू नॉट को बोलते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जब फर्स्ट यूनिट की थी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो कांस्टेंट होता है वो कौन सा होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे, क्लास कोई भी हो आपकी, तो जो कांस्टेंट होता है वो कौन सा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बताया था आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मीन्स वो मीडियम परमिशन देता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस को जाने की या नहीं। ऐसे ही ये जो म्यू नॉट लिखा है परमीएबिलिटी, ये भी सेम मीनिंग देता है अपने को। दिस टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द मीडियम। तो फ्री स्पेस मतलब कुछ नहीं है वहाँ, तो म्यू नॉट, अगर कोई मीडियम होता तो म्यू नॉट m, म्यू m। सो आई राइट म्यू नॉट इज इक्वल टू परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट की, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट्स कैसे याद रहती है, म्यू नॉट की यूनिट चाहिए आपको, dB टेस्ला में हो गया, r स्क्वायर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन 1 मीटर नीचे आएगा तो 1 मीटर बचेगा, I भी नीचे आएगा, एम्पियर। साइन थीटा की होती नहीं है, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कांस्टेंट पूरा काम में आएगा, इसलिए पूरे कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू ये होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर r स्क्वायर। जैसे हमने कभी कूलम्स लॉ को फर्स्ट यूनिट के अंदर वेक्टर फॉर्म में लिखा, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखा, ऐसे ही बायोट-सावर्ट लॉ को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी dB। तो कैसे लिखेंगे उसको वेक्टर फॉर्म में, dB वेक्टर फॉर्म में आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई I इंटू dl क्रॉस r ओवर r क्यूब। हमने r वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया, a क्रॉस b, a b साइन थीटा होता है, तो ये इस फॉर्म में आ गया। सेम फर्स्ट यूनिट के अंदर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। साइन थीटा भी दिख रहा है इसके अंदर, वो क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो साइन थीटा का फैक्टर आ जाएगा।
यहाँ एक आर एक्स्ट्रा है, एक आर नीचे भी एक्स्ट्रा है, दोनों आपस में कटेंगे तो वापस मैग्नीट्यूड की टर्म में वही फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। तो दिस वाज ऑल अबाउट बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ के 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन, और इतनी इंपॉर्टेंट है प्रदीप बुक के अंदर, तो एक चैप्टर इनके ऊपर है, बहुत सारे न्यूमेरिकल से भरे पड़े हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर देखो तो भी एक टॉपिक पूरा मिल जाता है न्यूमेरिकल्स का। तो बायोट-सैवर्ट लॉ को 2-3 बार बोलोगे ना, फार्मूला याद हो जाएगा, म्यू नॉट आई dl sin थीटा ओवर 4πr², म्यू नॉट आई dl sin थीटा ओवर 4πr²। हम लोग अब इसकी एक एप्लीकेशन करेंगे। किसकी एप्लीकेशन? बायोट-सैवर्ट लॉ की। इसकी 3 एप्लीकेशन है आपकी बुक के अंदर। फर्स्ट एप्लीकेशन है हाउ टू फाइंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। क्या मतलब है? एक करंट कैरिंग लूप है ये, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आर इसकी रेडियस है, ए इसकी रेडियस है। यहाँ ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालो। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। अब बायोट-सैवर्ट लॉ तो स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल के एप्लीकेबल है, हमें चाहिए पूरी रिंग के कारण, तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो तीनों एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप सेम रहता है। हियर फर्स्ट वी कंसीडर वेरी स्मॉल एलिमेंट से ऑफ लेंथ dl। अब dl तो स्मॉल लेंथ का है, इसमें से आई करंट पास कर रहा है, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से डिस्टेंस कितनी है? a। सो वी कैन अप्लाई बायोट-सैवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, क्या था बायोट-सैवर्ट लॉ? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl sin थीटा ओवर 4πr²। ये तो बायोट-सैवर्ट लॉ है। फिर अप्लाई करो यहाँ पर, यहाँ देखो क्या चेंज आएगा, म्यू नॉट कांस्टेंट था, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, dl लेंथ हमने भी एज्यूम कर ली, थीटा हियर dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई dl sin, हाँ जी थीटा क्या था? r और dl के बीच का एंगल, r एंड dl के बीच का एंगल। dl तो हमेशा टेंजेंशियल है और रेडियस ये मींस जो टेंजेंट होता है रेडियस के हमेशा नॉर्मल होता है, तो एंगल कितना बनेगा? 90 का, sin 90 ओवर 4π, डिस्टेंस कितना माने हमने? a, तो 4πa²। बायोट-सैवर्ट लॉ ये होता है, हमने इस लॉ को इस पिक्चर के अंदर अप्लाई कर दिया, और वी कैन राइट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl ओवर 4πa², बिकॉज sin 90 इज 1। हमारा एम ये नहीं था कि स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, हमारा एम था पूरे लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे हम, फॉर द होल लूप इंटीग्रेट बोथ साइड्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट। यहाँ dB आ गया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो पहले, म्यू नॉट आई ओवर 4πa²। बच क्या गया? सिर्फ dl ही बचा अपने पास तो, और लिमिट क्या ले? 0 से लेके, अगर पूरा रिंग है तो 0 से लेके 2πa तक। देखो कोई प्रॉब्लम हो तो dl को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन के साइन क्या? dl बचा सिर्फ, मैंने उसकी लिमिट भी रख दी। dl को इंटीग्रेट करेंगे तो l आएगा, फिर लिमिट पुट करेंगे, यू विल गेट b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4πa² 2πa - 0 सेम आ जाएगा।
एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, 2 टू जा 4, यू विल गेट, यहाँ लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2a। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। डायरेक्शन क्या होगी, हमने एंटी क्लॉकवाइज करंट शो किया है, फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रखो, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, मींस जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। इसका स्पेशल केस फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, अगर एक की बजाय कई लूप्स हो हमारे पास, n लूप्स हो, तो b कितना बनेगा, n से मल्टीप्लाई कर देना, म्यू नॉट आई ओवर 2a। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। जो नेक्स्ट 2 एप्लीकेशंस हैं, एक रिंग की एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना और एक स्ट्रेट कंडक्टर है उसके अनमैग्नेटिक फील्ड निकालना, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। यहाँ तक का काम अपनी कॉपी के अंदर नोट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।